हेलो एवरीवन, मैं आकृति सिंह इंडिया ज्योग्राफी विद आकृति में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे हम लोगों ने आपके साथ दो टॉपिक आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे भूसंतलन और भूसंचलन की प्रक्रियाएं, जिसमें विभिन्न उच्चावच का निर्माण हो रहा था। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर चट्टान है, जिसको मैं सबिन सिंह के बुक के साथ आपको आगे बढ़ाती हुई चल रही हूँ, जिसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर चट्टान है, जिसको रॉक्स बोलते हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगी। मैं कहूँगी कि अगर कोई आपको सामने से बोले कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको प्रूव करने के लिए अपना पूरा 100% दीजिए, अपना रात दिन एक कर दीजिए, लेकिन उसको गलत साबित करने में लग जाइए अभी से ही, क्योंकि वो आपका कोई जज नहीं है कि आपको जज करे। चलिए हमारे साथ अब टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं चट्टान। जैसे आज का हमारा टॉपिक चट्टान है, तो मैं इसको टॉपिक बताऊंगी कि चट्टान किसे कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि चट्टान के अध्ययन को क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी चट्टान के अध्ययन को। चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। चट्टान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। अब हम सबसे पहले आ जाएंगे, मैं आपको एकदम सिस्टमैटिक ढंग से टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करते हुए एकदम क्लियरिटी से चल रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन आपको हमारे साथ नहीं होगा। तो आप इसको नोट्स बनाते हुए चलिए, आपके नेट जेआरएफ में बहुत सफिशिएंट रहेगा। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, मैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ चट्टान के, तो हमारे धरातल पर पाए जाने वाले वे सभी तत्व और खनिज, जितने तत्व पाए जाते हैं और खनिज पाए जाते हैं, तो धरातल पर हमारे जितने खनिज और तत्व पाए जाते हैं जो धात्विय नहीं है, वो क्या कहलाती है? चट्टान व शैलें कहलाती हैं। चलिए मैं आपके साथ इसको लिखते हुए चलती हूँ, हमारे साथ नोट करते हुए चलिए। धरातल पर पाए जाने वाले वे सभी खनिज और तत्व जो धात्विक नहीं है, इसको हमारे साथ नोट करते चलिए, जो धात्विक नहीं है शैलें कहलाती हैं। किसे कहते हैं चट्टान? अब हमारे साथ को जानिए। जैसे धरातल पर पाए जाने वाले वे सभी खनिज और तत्व जो धात्विक नहीं है शैलें कहलाती हैं। और अगर हम कहें चट्टान की, अगर हम बात करें आपसे, तो चट्टानें जो होती हैं ये ग्रेनाइट की तरह क्या होती हैं? ग्रेनाइट की तरह कठोर होती हैं और चीका मिट्टी की तरह मुलायम भी होती है। ये ग्रेनाइट की तरह कठोर होती हैं और चीका मिट्टी की तरह मुलायम भी होती हैं। और अगर नेक्स्ट हम इसका बात करें, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े पत्थर और बालू के छोटे बारीक कण, ये भी चट्टानें होती हैं। जितने बड़े बड़े पत्थर और बालू के बारीक कण पाए जाते हैं, ये सारे हमारे चट्टान मिलकर ये चट्टानों को ही बनाते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे हमारे पृथ्वी कम से कम 2000
चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। जैसे पृथ्वी के पृष्ठ पर पृथ्वी के क्रस्ट पर लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, इसको नोट कर लीजिए। पृथ्वी के क्रस्ट पर लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 6 खनिज प्रमुख होते हैं, जो इसके क्रस्ट पर विद्यमान है, प्रमुख होते हैं। 6 खनिज जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और मैं ज़्यादा से कम के उसमें बताऊंगी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फेल्सपार। इसको हमारे साथ नोट करते चलिए। दूसरे पर क्वार्ट्ज, तीसरे पर पाइरोक्सिन, अब्रक, पांचवे पर एम्फीबोस, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पाइरोक्सिन, अब्रक, एम्फीबोस। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑल्विन। क्या? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पाइरोक्सिन, अब्रक, एम्फीबोस और ऑल्विन हो जाएगा आपका, जिसमें से सबसे ज्यादा फेल्सपार प्लस क्वार्ट्ज, जिसमें से सबसे ज्यादा फेल्सपार और क्वार्ट्ज पाया जाता है। फेल्सपार की संख्या लगभग 51% और इसकी 43% पाई जाती है। टोटल दोनों में 94% पाया जाएगा। जैसे फेल्सपार का 51% पाया जाएगा, क्वार्ट्ज का 43% पाया जाएगा, टोटल इसका 94% पाया जाता है। अब स्ट्रॉलर महोदय ने कुछ तत्वों के बारे में भी बताया था। हमारे पृथ्वी पर कुछ प्रमुख प्रकार के तत्व भी पाए जाते हैं, 7-8, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। स्ट्रॉलर महोदय ने तत्वों को परसेंट में बांटा है कुछ। जैसे अभी हम लोगों ने खनिजों को डिस्कस किया। हमारे क्रस्ट पर लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जो 6 खनिज हैं वो कुछ प्रमुख हैं, उनको हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं स्ट्रॉलर महोदय के अनुसार जिनको तत्वों 8 प्रकार के तत्वों को स्ट्रॉलर महोदय ने बताया है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। परसेंट में बताया, जैसे ऑक्सीजन जो है ये 47% और सिलिकॉन जो है ये 28% पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो है 8.1% पाया जाता है। लोहा जो है 5.1% पाया जाता है। कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको आप हमारे साथ नोट करते चलिए तो ज़्यादा सही रहेगा आप नोट में। जैसे फिर से एक बार हमारे साथ फिर से आप बोलिए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसका प्रतिशत भी याद कर लीजिए। ऑक्सीजन का 47%, सिलिकॉन का 28%, एल्यूमिनियम का 8.1% और लोहे का 5.1%। इसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये आपका ज़्यादा से कम की ओर में भी है और सीक्वेंस से भी है और एकदम क्लियरिटी है। आप इसको नोट कर लीजिए, परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम आगे जानेंगे। चट्टानों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण चट्टानों का अगर हम देखेंगे तो बनावट की प्रक्रिया के आधार पर बांटा गया है और सामान्य विभाजन भी किया गया है।
बनावट की प्रक्रिया के आधार पर अगर हम देखेंगे तो चट्टानें 3 प्रकार की पाई जाती है हमारे धरातल पर, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। सामान्य विभाजन की अगर हम बात करेंगे तो रवेदार शैलें जो होती हैं, एक होता है रवेदार शैलें और एक होता है ढेर युक्त शैलें। रवेदार शैलें और ढेर युक्त शैलें। रवेदार शैलों में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आग्नेय चट्टानें आ जाती हैं और रूपांतरित शैलें आ जाती हैं जिसमें रवे पाए जाते हैं। और ढेर युक्त, अगर युक्त शैलों की बात करेंगे तो उसमें अवसादी, जिसमें परतें पाई जाती हैं, उसको अवसादी शैलें कहते हैं। तो चलिए आगे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। अब हम बात करेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में। जैसे हमने अभी उसका वर्गीकरण देखा, अब हम निर्माण की प्रक्रिया के वर्गीकरण के बारे में हमने जाना कौन कौन से प्रकार होते हैं। 3 प्रकार की आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। सबसे पहले अब हम आग्नेय चट्टानों के बारे में जानेंगे। आग्नेय चट्टानों से जैसे आपको ये नहीं लगता, ऐसे कभी कभी देख ऐसे लगता है कि ये आग, एक सूर्य का गोला जो ये होता है आग का गोला, इससे इसका निर्माण हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक, इसमें से आग नहीं निकलती है, लेकिन जैसे एक होता है मैग्मा होता है जब ज्वालामुखी फटती है। जैसे ये हमारा क्रस्ट मेंटल जो होता है, मेंटल के ऊपरी परत से जब जब ज्वालामुखी का उद्गार ऐसे होता है, जब बाहर की ओर मैग्मा जो है बाहर की ओर निकलता है, तो उसमें जो ये मैग्मा होता है ये तरल अवस्था में होता है। कैसे होता है? तरल अवस्था में। ये तरल अवस्था में होता है और जाके हमारे पृथ्वी पर ये जम जाता है। जब ये हमारे पृथ्वी पर शीतल होकर जम जाता है तो वही हमारा क्या होता है, अग्नेय चट्टान, चट्टानों का रूप ले लेता है और उसको अग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं होता है कि कोई आग का गोला होता है। मैग्मा जो होता है वो एक अर्ध तरल अवस्था में होता है, बाकी वो कोई गोला वोला नहीं होता। बस वो जब गर्म रहता है तो थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है, क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, इसलिए वो तरल अवस्था में होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन जब वो पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी से की प्रतिक्रिया के आधार पर जब हमारे पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है और जब वो शीतल होकर ठंडा हो जाता है तो फिर वो चट्टान, अग्नि चट्टान का रूप ले लेता है। तो यही से ही अग्नि चट्टान का निर्माण हो जाता है। अग्नि चट्टान के निर्माण में सबसे ज्यादा भाग किसका होता है अगर पूछा जाए तो ज्वालामुखी का होता है, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से ही मैग्मा धरातल पर आता है और चट्टानों का निर्माण करता है। तो अब हम बात करेंगे अग्नि चट्टानों के बारे में। अग्नि चट्टानें जो होती हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में, जैसे हमने जाना कि कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, चट्टान जब ज्वालामुखी फटती है, तो ये सब हम लोगों ने जान लिया। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं उसके बारे में, जहाँ से क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में आते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे जी अग्नेय चट्टानें जो होती हैं, जब ये फटती हैं तो एक जाके लेयर ऐसे बन जाता है, फिर उसके बाद में जब दूसरी बार उद्गार होता है, फिर से जब मैग्मा ऊपर जाता है तो उसके ऊपर जाके उसी जैसे ये लेयर जाके वहाँ पृथ्वी पर जमी हुई, धरातल पर जमी हुई होती है। जब उद्गार होता है तो दूसरी लेयर जब ये ऊपर की ओर खिसक जाता है, तो जब दूसरा जाता है तो इसके नीचे वो भी उसका भी उसमें जाके छेपित हो जाता है और उसका भी निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप कहेंगे कि परतें पड़ जाती हैं, तो अग्नि चट्टानों में परतें नहीं पड़ती हैं। जो चट्टानें आपकी पहले से वहाँ पे विद्यमान रहती हैं वो शीतल होकर कठोर हो गई होती हैं। ठंडी जब पड़ जाती हैं, जब गर्म रहती हैं तो पहली अवस्था में रहती हैं, लेकिन जब धरातल पे आके उसमें
वो हवा और ये वायु जब प्रवेश करती है तो वह ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पर वह कठोर हो जाती है। जब वह कठोर हो जाती है, जब नीचे से दूसरा मैग्मा आता है, जब उद्गार होता है, दूसरा मैग्मा आके उस पर क्षेपित होता है, तो उसके माध्यम से इतनी दूर का मैग्मा जो है वो और पिघल जाता है। और पिघलने के बाद में जो नया मैग्मा आया रहता है उसमें मिल जाता है। जब उसमें मिल जाता है तो दोनों फिर शीतल होके, ठंडा होके एक कठोर चट्टान बन जाती है। इससे इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अग्नि चट्टानों में। सबसे पहले हम जानेंगे आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद आएगा नेक्स्ट, इसमें इसमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये आग का गोला एक टाइप का होता है। इसमें अग्नि से अगर कोई भी आएगा, जीवाश्म या पेड़ पौधे सब इसमें जल के मैग्मा बन जाता है, तो इसमें परतें, वो इसमें क्या बोलते हैं, जीवावशेष भी नहीं पाए जाते हैं। इसको हमारे साथ नोट करते चलिए। अग्नि चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं, जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, और ये चट्टानें जो होती हैं ये कठोर होती हैं, काफी कठोर होती हैं। ये चट्टानें काफी कठोर होती हैं और इसमें परतें नहीं पाई जाती है, जीवावशेष नहीं पाए जाते, काफी कठोर होती हैं और ये रवेदार होती हैं। जब चट्टानें ऊपर जाके चट्टानों के रूप में जब धारण हो जाती हैं, तो उसमें उसमें बहुत सारे इतने बड़े बड़े पत्थर टाइप में इसको पाई जाती, चट्टानें पाई जाती हैं। एकदम ये मिट्टी के तरह चिकनी नहीं होती है, इसलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं। ये रवेदार होती हैं। ये रवेदार होती हैं। ये चट्टानें जो होती हैं इसमें संधि पाई जाती है, इसमें संधियां पाई जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये संधियां क्या हैं। तो संधियां जैसे एक गुंबद होता है, जब चट्टानें ऊपर आके ऐसे क्षेपित हो जाती हैं, हमारे धरातल पर जब क्षेपित हो जाती हैं, तो आप सोच रहे होंगे संधियां किसे कहते हैं। जब चट्टानें गुंबद के रूप में आके क्षेपित हो जाती हैं, तो इसके निचली परत में नहीं, इसके ऊपरी परत में जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश आके इस पे पड़ता है, तो ये चट्टानें जो है तापमान पाने के कारण फैलती हैं। फिर जब सूर्य का प्रकाश चला जाता है तो चट्टानें सिकुड़ती हैं। ये फैलाव और सिकुड़न की प्रक्रिया के वजह से ही इसमें चट्टानें पड़ जाती हैं। ऊपरी क्षेत्रों में इसमें क्या पड़ जाती हैं, इसमें चट्टानें पड़ जाती हैं। इसी को ही संधियां कहते हैं, इसी को ही संधियां कहते हैं। चट्टानों में संधियां पाई जाती हैं, रवेदार होती। और इनका अगर पूछा जाए इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण मैग्मा के जमाव से होता है, ठंडा होकर जमने से होता है। आग्नेय शैलों का निर्माण मैग्मा के जमने से होता है। आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है, मैग्मा के जमने से होता है। और अगर हम बात करें, अगर मैग्मा जो है ये लैटिन भाषा के इग्नियस से मिलकर बना हुआ है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ये लैटिन भाषा के
इग्नियस इग्नेस से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हमने इसकी विशेषताओं के बारे में आपसे डिस्कस किया। अब हम आगे कुछ बताएंगे। जैसे चट्टानों का वर्गीकरण किया गया 3 आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर और कणों की बनावट के आधार पर। कुछ 2-3 प्रकार के इसमें वर्गीकरण किए गए हैं अग्नेय चट्टानों को। तो हम आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट टॉपिक में हमारे साथ बने रहिए। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अग्नेय चट्टानों के बारे में। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अग्नेय चट्टानों के बारे में। जिसे हम लोगों ने पढ़ा था अग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या पाई जाती हैं, क्या क्या नहीं पाई जाती हैं। अब हम आगे अग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है कणों की बनावट के आधार पर, नेक्स्ट है रासायनिक संरचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। कणों की बनावट के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो हम बताएंगे कणों की बनावट के आधार पर। इसको कई भागों में विभाजित किया गया है, कुछ उसका नाम डिफाइन किया गया है, जिसको यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में आ जाता है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो कणों की बनावट के आधार पे हम अगर बताएंगे तो कुछ होते हैं बड़े कणों वाली आग्नेय शैल। इसको ध्यान दीजिएगा, बड़े कणों वाली आग्नेय शैल और एक होता है महीन कणों वाली आग्नेय शैल। सबसे पहले इसको कणों के आधार पर बांटा गया है, बड़े कणों वाली और महीन कणों वाली। तो इसमें आ जाएगा पैगमेटेटिक। पैगमेटेटिक जो होते हैं बहुत बड़े वाले कण वाले, इसमें बहुत बड़े कण पाए जाते हैं। आग्नेय शैल होती है, बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय शैल होती है पैगमेटेटिक। नेक्स्ट होता है फेनेरिटिक। फेनेरिटिक में क्या होता है, इसमें बड़े कण वाले, ये अत्यधिक बड़े होते हैं, जैसे मतलब शिलाखंडों के टाइप्स का। और फेनेरिटिक में क्या होता है, बड़े खंडों वाली आग्नेय शैल होती है, उसके थोड़ा सा उससे ये मध्यम होता है। तो फेनेरिटिक क्या होता है, बड़े कणों वाली होती है। नेक्स्ट आ जाता है एफेनेटिक। एफेनेटिक में क्या होता है, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। एफेनेटिक में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। मैं रिवर्स कर रही हूँ। जैसे पैगमेटेटिक में क्या पाए जाते हैं, बहुत बड़े कण पाए जाते हैं। फेनेरिटिक में बड़े कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट एफेनेटिक में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ये 3 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ग्लासी आ जाएंगे। इसमें ये बिना कण वाले होते हैं, इसमें कण नहीं पाते हैं, ग्लासी होते हैं इसका नाम। और फिर पोरफायरिटिक में मिश्रित कण पाए जाते हैं, इसमें बड़े भी पाए जाते हैं और छोटे भी पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा वर्गीकरण हो गया, कणों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण चट्टानों का इतने भागों में किया गया। नेक्स्ट हम जानेंगे रासायनिक संरचना के आधार पे। रासायनिक संरचना में 2 प्रकार से आ जाते हैं, एक अम्ल प्रधान शैलें हो जाती हैं, नेक्स्ट क्षार प्रधान शैलें हो जाती हैं। ये सब आपके साथ आगे टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। अभी हम पहले इसके वर्गीकरण के बारे में जान लें। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। जैसे एक है अंतर्निर्मित आग्नेय शैलें। अंतर्निर्मित में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पातालीय अग्नेय शैल, नेक्स्ट होता है मध्यवर्ती अग्नेय शैल। पातालीय और मध्यवर्ती अग्नेय शैल। दूसरा होता है बाह्य निर्मित अग्नेय शैल। ये हमारे धरातल के अंदर पाए जाते हैं और ये जो बाह्य निर्मित अग्नेय शैल होता है ये हमारे धरातल के ऊपर पाए जाते हैं। ये विस्फोटक टाइप के होते हैं और शांत प्रकार जैसे हमारे ज्वालामुखी आते हैं। तो चलिए हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। जैसे हमने चट्टानों को 3 वर्गीकरण किया था, एक हमने कणों के आधार पर वर्गीकरण किया था, दूसरा हमने रासायनिक संरचना के आधार पर, तीसरा हमने स्थिति के आधार पे। स्थिति के आधार पे हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक था अंतर्निर्मित अग्नेय चट्टानें, एक था बाह्य निर्मित। अंतर्निर्मित में हमने पातालीय चट्टानें बताया था और मध्यवर्ती चट्टानों को बताया था, और बाह्य निर्मित में हमने शांत प्रकार और विस्फोटक बताया था। तो जैसे अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे
अंतर्निर्मित चट्टानों के बारे में। अंतर्निर्मित से हमारा तात्पर्य हो जाएगा पृथ्वी के अंदर। जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, तो इसका हमारा मतलब क्या हो जाएगा। और बाह्य निर्मित से हो जाएगा बाहर। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका केंद्र है, तो सबसे पहले जब मैग्मा का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी फटती है, मैग्मा का उद्गार होता है, जब मैग्मा यहाँ से चलता है तो सबसे पहले ये यहाँ पे आके मैग्मा का जमाव होता है, नेक्स्ट यहाँ पर और नेक्स्ट यहाँ पर। तो हम सबसे पहले जानेंगे जब मैग्मा का जमाव यहाँ पर होता है तो इसको बोलेंगे पातालीय जो चट्टानें। यहाँ पर पातालीय चट्टानों का निर्माण होता है। इसके ऊपर जब चट्टानों का निर्माण होता है तो इसको मध्यवर्ती चट्टानें बोलते हैं। यहाँ पर मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण होकर बनेंगी और यहाँ पर बाह्य, जब बाहर पृथ्वी धरातल से हमारे बाहर आके विस्फोट होगा तो वो बाहर आके बाह्य निर्मित चट्टानें यहाँ पर निर्मित हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे पातालीय चट्टानों के बारे में। पातालीय चट्टान जो होती है ये सबसे गहराई में होती हैं। सबसे पहले इसमें क्या जानेंगे, ये सबसे गहराई में स्थित होती हैं। जैसे हमने बताया सबसे गहराई में स्थित होती हैं और ये रवे और दाने युक्त होती हैं। दाने युक्त होती हैं और बड़े बड़े कणों, बड़े बड़े कणों से निर्मित होती हैं। ये सबसे गहराई में स्थित होते हैं और इस रवे और दानों से युक्त होती हैं, बड़े बड़े कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। और इसका नाम जो है, ये प्लूटो जो थे, इसके देवता थे, प्लूटो एक देवता थे जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा पातालीय। प्लूटो एक देवता थे जिनके नाम पर पातालीय चट्टानों इसका नाम पड़ा था। फिर हम इसको जानेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्पल्स में अगर कहा जाएगा तो ये सबसे कठोर भी होता है, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट की मात्रा पाई जाती है। ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये जो है इसमें अक्षय पर्द, क्योंकि ये धरातल के अंदर होता है तो इसमें अपर्दन नहीं होता है, इसमें अपर्दन की क्रिया नहीं पाई जाती है। इसमें अपर्दन की क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं और ये क्रस्ट पर भी नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट हो जाएगा ये क्रस्ट। ये क्रस्ट पर नहीं दिखाई देती है। ये हमने पातालीय चट्टानों के बारे में डिस्कस किया। अब ये आंतरिक चट्टानों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दो टाइप बताए थे, मध्यवर्ती और पातालीय। पातालीय को हमने बताया इसका नाम प्लूटो देवता के नाम पर पड़ा था और ये सबसे गहराई में स्थित है। इसमें रवे और दाने युक्त, तो ये बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े कणों से युक्त होती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से युक्त होती है और इसमें अपर्दन नहीं पाया जाता है क्योंकि ये सबसे नीचे धरातल के अंदर, इसमें कहाँ से अपर्दन, टूट फूट कैसे हो जाएगी। और ये क्रस्ट पर दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये धरातल के अंदर होते हैं, तो क्रस्ट में वैसे भी नहीं दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे मध्यवर्ती चट्टानों के बारे में। मध्यवर्ती चट्टानों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें मध्यवर्ती जब चट्टानें, यहाँ से जब मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसित होता है तो यहाँ पे आके मैग्मा कठोर होकर जम जाता है। जमने की वजह से यह मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण हो जाता है, जिसमें इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। क्या
स्थलाकृतियां बनती हैं। इसके मध्यवर्ती चट्टानों के वजह आग्नेय चट्टानों की वजह से इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे सबसे पहले इसमें निर्माण होता है बैथोलिथ, और जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्टाइक, ये कुछ चट्टानें होती हैं जो इससे इसकी स्थलाकृतियां बनती हैं। बैथोलिथ जैसे गुंबद नुमा हो जाता है, आके चट्टानें यहाँ पे जम जाती हैं और गुंबद नुमा में जम जाती हैं उठ के, उसको बैथोलिथ बोलते हैं। फैकोलिथ जैसे तरंगों के माध्यम से ऐसे होती हैं, अपनति अवनति के जैसे वलन हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। अपनति अवनति से वलन जब बना था, वैसे ही अपनति और अभिनति जहाँ पर होती है वहाँ पे ये फैकोलिथ जो है जाके जम जाती है। एक होता है लोपोलिथ, ये तस्तरी नुमा होता है जो बैथोलिथ का उल्टा होता है ऐसे। और सिल जो होता है, सिल जैसे ऐसे क्षैतिज रूप में टाइप में पाया जाता है। और डाइक जो होता है वो खड़े खड़े जैसे खड़ा खड़ा एक खंभा टाइप्स का, ऐसे टाइप्स का होता है। अभी हम इसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट आगे टॉपिक में, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। जैसे मध्यवर्ती आग्नेय शैलों को अब हम डिवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं इसकी स्थलाकृतियों को, कौन कौन सी स्थलाकृतियां इससे बनी हुई हैं। जैसे बैथोलिथ और लैकोलिथ। बैथोलिथ अगर हम बात करें, जब मैग्मा जो है वो जब धरातल पर आ रहा होता है, जब मैग्मा धरातल पर आ रहा होता है तो मध्य में ही यह गुंबद के आकार का जम जाता है। जब यह गुंबद के आकार का जम जाता है तो एक गुंबद नुमा सेल संरचना जम जाती है। इसमें अग्नि और अवसादी दोनों रूप इसमें पाए जाते हैं और ये गुंबद नुमा में आकार में जाके बीच में ही जम जाता है, सबसे निचली अवस्था में पाए जाते हैं। और इसमें तीव्रतम और ये विषम प्रकार की भी पाई जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखा जाए तो रांची का पठार, अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो सबसे अच्छा रांची का पठार है। जब मैग्मा धरातल पर आ रहा होता है तो यह गुंबद नुमा जब जम जाता है तो बैथोलिथ का निर्माण हो जाता है गुंबद। इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट हम जानेंगे लैकोलिथ के बारे में। लैकोलिथ के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसका जमाव जो है ये समतल सेल के ऊपर उत्तलाकार सेल की संरचना में, या जैसे कि चाप के आकार का ये विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों के बीच में जमाव इसका मैग्मा का जमाव जब हो जाता है तो वहाँ पे लैकोलिथ का निर्माण हो जाता है। जैसे उत्तलाकार में एक होता है उल्टा, एक चाप के आकार का जब इसका जमाव हो जाता है तो वहाँ पे लैकोलिथ का निर्माण होता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे, जैसे चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे हमने दो स्थलाकृतियों को आपके साथ डिस्कस किया, बैथोलिथ और लैकोलिथ। नेक्स्ट हमारा फैकोलिथ है। जब कहते हैं क्रस्ट का जमाव अपनति और अवनति के रूप में जब हो जाता है, जब क्रस्ट का जमाव अपनति और अवनति, जैसे वलन हमने बताया था आपको, ऊपर की चट्टानें जो होती हैं वो अपनति और नीचे की चट्टानें क्या बनती थी, अवनति बनती थी। तो इसमें कह रहा है जब क्रस्ट का जमाव अपनति और अवनति के रूप में जब इसका जमाव हो जाता है तो वहाँ पे फैकोलिथ का निर्माण होता है। ये सारी प्रक्रिया हमें धरातल के अंदर में होती हैं और मध्यवर्ती आग्नेय शैल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लोपोलिथ। लोपोलिथ जो है ये तस्तरी नुमा होता है। जैसे किसी तस्तरी को आप हाथ में ले लीजिए तो ऐसे रहेगा ना, तभी तो उसमें कुछ पानी या कुछ भी भर पाएंगे आप। तो ये तस्तरी नुमा होता है, ये जस्ट लैकोलिथ का उल्टा होता है। लैकोलिथ जिसको हमने अभी सेकेंड पर डिस्कस किया था, ये लैकोलिथ का जस्ट उल्टा होता है। हमने लैकोलिथ को ऐसे बताया था, ऐसे ही जमा हो जाता है जाके। और ये सबसे अच्छा उदाहरण इसका छोटा नागपुर का पठार है। लैकोलिथ का सबसे अच्छा उदाहरण
छोटा नागपुर का है, और बैथोलिथ का हमने रांची का पठार बताया था। लैकोलिथ का हम छोटा नागपुर का पठार बता रहे हैं। और लैकोलिथ जो है ये लैकोलिथ का जस्ट उल्टा होता है, तस्त्री नुमा होता है। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे सिल व सीट पर। सिल व सीट से हमारा तात्पर्य है सिल और डाइक। सिल जैसे एक क्षैतिज नुमा होता है, ये जैसे क्षैतिज रूप में इसका जमाव होता है, और डाइक का एक खड़ा खड़ा जैसे खंबे नुमा जमाव होता है। तो जब सिल जो मैग्मा धरातल पर आ रहा होता है तो वो विभिन्न प्रकार के जो ये इसके बगल में स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। जब इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें ये एक मैग्मा जो है ये अगर इसमें दरारें कुछ जैसे पड़ जाती हैं, चटकने पड़ जाती हैं, तो इसके माध्यम से मैग्मा जो है इधर साइड में थोड़ा सा फैल जाता है, और फैलने के बाद में वहीं पर जम जाता है। जब यह पतला होता है, जब ये पतले में इसका जमा होता है, पतली सीट का इसमें जमा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं, उसको सीट बोलते हैं। और जब यही थोड़ा सा मोटा रूप ले लेता है और बाहरी उसमें जमा होता है तो इसको सिल बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे डाइक पर। डाइक में से हमारा तात्पर्य है जब ये मैग्मा जो है जब ऊपर धरातल पर आ रहा होता है तो इसकी जो विभिन्न प्रकार की चट्टान जो स्थलाकृतियां हैं इसकी ये 2-3 रूप में डिवाइड हो जाती हैं, और ये खड़े खड़े रूप में इसका डाइक का जमाव कैसा होता है? खड़े खड़े रूप में जमाव होता है इसका, और ये 2-3 रूप में इसका विभाजन भी हो जाता है। जब ये इसके साइड की स्थलाकृतियां जो हैं ये कमजोर होती हैं तो फिर डाइक जो है ये इसको अपर्दित कर देता है, ये ऐसे टूटती हुई चली जाती हैं और डाइक ऐसे खड़ा रहता है। लेकिन जब ये स्थलाकृतियां अगर इसकी मजबूत होती हैं और डाइक थोड़ा सा भी अगर इस नम रहता है तो ये स्थलाकृतियां जो है इसको तोड़ देती हैं और ये इसका अपर्दन हो जाता है। ये ऐसे यहाँ पे झीलें और गर्तों का निर्माण हो जाता है। और अगर ये दोनों एक सेम होते हैं तो फिर मैग्मा का जमाव उसमें हुआ रहता है। तो हमने आपको इस अग्नेय चट्टानों के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अब आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए, नेक्स्ट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा।